बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 10th इंग्लिश 2025 में जो MCQs पेपर में आए थे वो आज की इस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस करने हैं। तो अब बच्चों, आपने ये MCQ ध्यान से सुनने हैं और कोशिश ये करनी है कि आप साथ साथ इनको नोट करते जाएं। MCQ नंबर 1 है कि आइडेंटिफाई द इनडेफिनेट प्रोनाउन। अच्छा बच्चों, प्रोनाउन आपको मालूम है कि जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, ठीक है। यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, ही, शी, इट, ठीक है, आई, मी, यू, ये सारे जो है ये प्रोनाउंस होते हैं। अच्छा, अब इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होता है कि इनडेफिनेट रेफर टू नॉन स्पेसिफिक पीपल, थिंग्स और पीपल, यानी कि गैर मखसूस चीज़ों का जिक्र जब होता है तो उसे इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहते हैं। अब गैर मखसूस चीज़ें मतलब जो है, अब वो उनका जो आप ये कहें कि उनका जब ज़िक्र हो तो हमें पहचान कैसे होगी। तो इनडेफिनेट ये जो है ये एनी वन, समथिंग, नो अवेयर, ऑल, एनी थिंग्स और नन, फिर एनी, फ्यू, बोथ। अब ये जो जो लफ्ज़ हैं ये सारे जो हैं ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। अब आप इसको देखें कि आई, जो ऑप्शन ए है, आई प्रेफर दिस स्वेटर, ठीक है। अब आई प्रेफर दिस स्वेटर, अब इसमें दिस आ गया है तो दिस जो है ये बच्चों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, याद रखिएगा। और द चिल्ड्रन वॉश देमसेल्फ बिफोर डिनर, अब ये जो है माई सेल्फ, देम सेल्फ, यूर सेल्फ, हर सेल्फ, ये जो सेल्फ वाले प्रोनाउंस होते हैं इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक है। और नन ऑफ द स्टूडेंट पास द टेस्ट, अब नन आ गया है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि नन, एनीथिंग, ऑल, फ्यू, बोथ, एनीवन, समथिंग वगैरह ये जो होते हैं ये इन डेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं। तो आपका जो दोस्त ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, नन की वजह, ठीक है। और द बुक्स दैट आई borrowed was very interesting, अब इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया डैट, द बुक डैट आई। अब यहाँ पर ना जो डैट है ये दो, आप ये समझेंगे जुमलों को मिला रहा है, ठीक है। वो बुक बहुत इंटरेस्टिंग थी जो मैंने उधार ली, ठीक है। द बुक डैट आई बारो, जो बुक मैंने उधार ली, वाज वेरी इंटरेस्टिंग, वो बहुत दिलचस्प थी। अच्छा, अब यहाँ पर ना डैट है, अब जो डैट होता है, डैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में भी आता है और जो डैट है ये रिलेटिव प्रोनाउंस में भी आता है, ठीक है। अब हमें कैसे मालूम होगा कि ये अब जो डैट इस्तेमाल हुआ है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव है या रिलेटिव है। तो याद रखिएगा कि जब किसी चीज़ को पॉइंट आउट किया जाए तो वहाँ पे जब और डैट का इस्तेमाल हो तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव होगा। और जब दो जुमलों को या दो क्लॉज को, ठीक है, इंग्लिश में जुमलों के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो होता है क्लॉज, जब दो क्लॉज को आपस में जोड़ा जाएगा तो फिर वो रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पर दो जुमलों को जोड़ा जा रहा है, द बुक दैट आई बारो वाज वेरी इंटरेस्टिंग, तो ज्वाइनिंग हो रही है क्लोज की, तो इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउंस है। तो ऑप्शन 1 का जो दुरुस्त जवाब है इनडेफिनेट प्रोनाउंस वो आपका ऑप्शन सी है, नन इसमें आ रहा है, ठीक है। और जो अहम प्रोनाउंस हैं वो एक और होता है पर्सनल प्रोनाउंस,
ठीक है, आई, मी, यू, तो ये जो होते हैं ये पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। और फिर माइन, यू, यूअर्स, हर्स, अवर्स, ये पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, ये दो भी अहम है। फिर इसके बाद बच्चों दूसरा एमसीक्यूज है कि टू दी ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। अब हमने करेक्ट सेंटेंस बताना है। तो पहला है कि इफ़ इट स्नोज वी विल बिल्ड अ स्नोमैन। अगर बर्फ़ हुई तो हम स्नोमैन बनाएंगे। तो ये जुमला बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपके पास दुरुस्त है। और ऑप्शन बी है इफ़ यू स्टडी हार्ड यू वुल्ड पास। तो ये जुमला गलत है, यू वुल्ड पास नहीं, यू विल पास है। और सी ऑप्शन है इफ़ आई हैड सीन हिम आई हैव सेव्ड हिम। ठीक है, इफ़, तो ये जुमला भी आपका ठीक नहीं है। और फिर डी है जी इफ़ आई फाइंड्स द पेन आई शैल गिव इट टू यू। अब यहाँ पर फाइंड के साथ एफ है, ओ एस लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर एस ना हो तो ये जुमला भी आपका ठीक हो जाएगा। और फिर है बच्चों आपके पास आगे और सी है कि देयर एंसेस्टर्स बिल्ड दिस मस्जिद ईयर्स अगो। तो अब एंसेस्टर्स का मीनिंग बताना है। तो एंसेस्टर का मतलब होता है बच्चों अबाओ अजदाद। ठीक है, उनके अबाओ अजदाद ने ये, ठीक है, कई साल पहले ये मस्जिद बनाई थी। यहाँ पर जुमले का ये मतलब है। तो अब एंसेस्टर का मतलब क्या हो गया, फोर फादर्स। एंसेस्टर्स फोर फादर अबाओ अजदाद। सक्सेसर का मतलब होता है जानशीन। और एनिमीज ये दुश्मन होते हैं। और कंपेनियंस ये साथी दोस्त के मायने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी का जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 3 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन ए, फोर फादर्स। और फोर्थ है बच्चों आपका वी आर गोइंग डैश वोकेशन नेक्स्ट वीक। तो प्रेपोजिशन बतानी है। तो प्रेपोजिशन क्या होती है बच्चों कि शोज रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन में बताती है जुमले के जो दूसरा हिस्सा होता है उसके साथ। ठीक है, और प्रेपोजिशन, अब जो प्रेपोजिशन से होती है बच्चों आपको मालूम है ऑन, इन, एट, अंडर, बिफोर, आफ्टर, इनटू, अक्रॉस, फॉर, बाय, फ्रॉम वगैरह, ये सारी क्या है आपके पास प्रोपोजिशंस हैं। यहाँ पर कौन सी प्रपोजिशन आएगी तो इसको आपने अभी समझना है। तो बच्चों टू, अब टू जो है ये जब किसी ख़ास जगह की तरफ इशारा किया जाता है। ठीक है, जब किसी ख़ास जगह या किसी गोल की तरफ हम चलते हैं तो टू का इस्तेमाल होता है। जैसे कि मिसाल अगर मैं आपको दूं, आई एम वॉकिंग टू दी पार्क। ठीक है, आई एम वॉकिंग टू दी पार्क। तो अब यहाँ पर अब जो है हम एक गोल है, एक जगह है पार्क, उसकी तरफ चल रहे हैं तो टू का इस्तेमाल होगा। ठीक है, और फिर ऑन, ऑन जो होता है ये इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो जो ऑन है तो जब हम किसी चीज़ को की सरफेस को टच करते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है, जब हम किसी चीज़ की सरफेस को टच करते हैं या फिर किसी ख़ास से डेट के लिए या दिन के लिए ऑन इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे ऑन दी टेबल, ऑन मंडे, ऑन अक्टूबर 10th, ऑन दी बस। तो अब ये जो है तो यहाँ पर ऑन का इस्तेमाल होगा। इन जो है ये जब हम किसी चीज़ के अंदर होते हैं। ठीक है, जब किसी चीज़ के अंदर होते हैं। और इन जो है ये मंथ ऑफ ईयर्स और जो है साल उनके साथ आता है। और जो सीजन्स होते हैं,
ठीक है, उनके साथ भी आता है। जैसे कि अगर 2026 की अगर बात करूं तो वो आएगा इन 2026, ठीक है, इन जनवरी, ठीक है, इन दी समर, तो यहाँ पर इन इस्तेमाल होता है। और ये आपने ध्यान से ये प्रपोजिशन देखनी है और यही अहम होती हैं, ठीक है, यही वाली अहम होती हैं। और इसके बाद है हमारे पास फ्राम। और फ्राम जो है ये जब कोई चीज़ से स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है, किसी स्टार्टिंग पॉइंट की ओरिजिन की जब बात की जाती है, जैसे कि द मीटिंग इज़ फ्राम 9 AM टू 10 AM, ठीक है। अब यहाँ पर फ्राम का इस्तेमाल होगा क्योंकि, ठीक है, और जब आई एम फ्राम पाकिस्तान, आई एम फ्राम पाकिस्तान, तो यहाँ पर अब फ्राम इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पर जो है वी आर गोइंग डैश वकेशन नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ पर जो दुस प्रपोजिशन है वो है ऑन, ठीक है, ठीक है, वी आर गोइंग ऑन वकेशन नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ पर ऑन आपका दूसरा ऑप्शन है। और फिफ्थ है बच्चों, द वेदर वाज नाइस डैश वी डिसाइडेड टू स्टे इनडोर्स, ठीक है, मौसम अच्छा था, डैश फिर वी डिसाइडेड टू स्टे इनडोर, हमने अंदर रहने का फैसला किया। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा द वेदर वाज नाइस हाउएवर, मगर या ताहम वी डिसाइडेड टू स्टे इनडोर्स, तो हाउएवर यहाँ पर ऑप्शन जो MCQ नंबर 5 है उसका दूसरा ऑप्शन है हाउएवर, ठीक है। और क्यों, और जो अनलेस है इसका मतलब होता है अगर नहीं, और सर्टेनली का मतलब होता है यकीनन, और इफ़ अगर होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हाउएवर इसका दूसरा ऑप्शन है। फिर सिक्स है बच्चों, चूज दी प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इनडेफिनेट को सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनेट को सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, तो वो हमने अब बताना है। तो है जी ऑप्शन ए, द क्लास इज़ प्लानिंग टू सरप्राइज पार्टी। अब प्लानिंग आ गया है यहाँ पर लफ्ज़, ठीक है ना। अब तो ING जहाँ भी आ जाए तो ये कंटिन्यूस का हो जाता है, तो इज़ है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और ऑप्शन बी है द स्टूडेंट रिसीव्ड प्रेज्ड। अब रिसीव्ड सेकंड फॉर्म आ गई है तो ये आपका पास्ट टेंस हो गया है। और ऑप्शन सी देखिए, द ट्रेन लीव्स एट 7 PM, ये आपका दोस्त ऑप्शन है। ऑप्शन सी आपका दोस्त बनेगा, द ट्रेन लीव्स एट 7 PM, तो ट्रेन ने जो है, अच्छा अब यहाँ पर जो ट्रेन है वो सिंगुलर है, तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इनडेफिनेट में याद रखिएगा कि जब सिंगुलर भी होता है हमारे पास तो फिर जो वर्ड की फर्स्ट फॉर्म होती है जैसे लीव है तो उसके साथ S और ES का इजाफा भी हो जाता है, और प्लूअर में जो वर्ब होता है उसके साथ S और ES का इजाफा नहीं होता। तो यहाँ पर आप ऑप्शन MCQ नंबर 6 में जो ऑप्शन सी है, द ट्रेन लीव्स एट 7 PM, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और स्मोकिंग वाज नॉट परमिटेड, अब वाज आ गया है तो वाज जो है ये भी पास्ट टेंस होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये दोनों पास्ट टेंस हैं। ऑप्शन ए आपका जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, और ऑप्शन जो सी है ये आपका दुरुस्त जवाब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ठीक है। और बच्चों फिर इसके बाद सेवन्थ है, इंटेलिजेंस इज़ अ ट्रू ब्लेसिंग, ठीक है, इंटेलिजेंस इज़ अ ट्रू ब्लेसिंग। अब ये कौन सा नाउन है। अब बच्चों यहाँ पर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपने वो चीज़ें, वो नाउन जिन्हें हम जो दिखाई नहीं देती, जो दिखाई नहीं देती। अब दिखाई जैसे
इंटेलिजेंस है, होनेस्टी है, अब ये दिखाई नहीं देती। तो ऐसी चीज़ें जो दिखाई ना दे रही हों वो एब्स्ट्रैक्टिव नाउन्स कहलाती हैं। और कलेक्टिव नाउन्स वो होती हैं जो बहुत सारी चीज़ों का ग्रुप होता है, जैसे आर्मी और टीम और क्लास। तो ये जो है ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। कंक्रीट नाउन वो होते हैं जो नज़र आने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, नज़र आने वाली चीज़ें जो होती हैं वो कंक्रीट नाउन कहलाती हैं। जैसे टेबल, फ्लावर, मोबाइल फ़ोन, ये कंक्रीट नाउन कहलाती हैं। और काउंटेबल नाउन, जैसे काउंट नाउन भी कहते हैं, कि वो चीज़ें जिन्हें हम लोग गिनती कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है, 2 पेन्स और 5 एप्पल्स, ठीक है, और फिर 10th क्लास बॉयज़। तो ये जो चीज़ें हैं ये इन्हें हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब इंटेलिजेंस जो है, ये अकल जो है ये अब दिखाई नहीं देती, तो जो दिखाई ना दे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ए ऑप्शन बच्चों आपका दुरुस्त होगा। और उसके बाद है दे विल अराइव अर्ली। तो अब यहाँ पर वो जल्द पहुँचेंगे, तो इसका जो दोस्त ऑप्शन में बनेगा। अच्छा यहाँ पर ना अर्ली तो एडवर्ब। अच्छा एडवर्ब जो होता है ये वर्ब को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। एडवर्ब वर्ब को एक्सप्लेन करता है और इसकी पहचान ये है कि इसके आखिर में ज़्यादातर जो है वो ly आता है, क्विकली, शॉर्टली और फिर फ्लुएंटली, अर्ली। तो ये सारे आपके पास एडवर्ब होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये कौन सा है एडवर्ब, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि वो जल्द पहुँचेंगे, तो दे विल अराइव अर्ली, वो जल्द पहुँचेंगे। तो यहाँ पर ये दोस्तों ऑप्शन है टाइम, ठीक है, क्योंकि अर्ली जो है ये वक्त बता रहा है। और फ्रीक्वेंसी, ये बार बार जब कोई चीज़ रिपीट होगी तो फिर फ्रीक्वेंसी होगा। और प्लेस, जब किसी जगह का जिक्र होगा। और रीज़न, जब किसी की वजह बयान की जा रही होगी, तो ये ऑप्शन दुरुस्त होगा। तो अभी यहाँ पर फ़िलहाल जो ऑप्शन है आपका टाइम वो करेक्ट है। और फिर है जी आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ एलिटिरेशन। अब एलिटिरेशन की एग्जांपल बतानी है। अच्छा अब ये ना फिगर ऑफ स्पीच है आपके पास, ठीक है। अब फिगर ऑफ स्पीच जिस तरह आप ने उर्दू में पढ़ा था तशबीह, इस्तिहारा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच की कहलाती हैं। तो जो अहम फिगर ऑफ स्पीच है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आपने याद कर लेनी है। तो अब सिमिली होता है बच्चों, सिमिली को कहते हैं तशबीह, ठीक है। और सिमिली की पहचान क्या है कि इसमें लाइक और एज आता है, लाइक एज आ जाए तो सिमिली है। जैसे कि ही इज़ ब्रेव एज अ लाइन, ही इज़ ब्रेव एज अ लाइन, अब एज आ गया तो ये सिमिली है। मेटाफर, ये होता है आपके पास इस्तिहारा, ठीक है। अब मेटाफर की एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो जैसे टाइम इज़ थीफ, ठीक है। अब टाइम को थीफ ही बना दिया गया है, तो ये आपके पास मेटाफर है। इसके बाद आता है पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब इंसानों की खूबियाँ बेजान चीज़ों को दी जाएं, तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। और हाइपरबोल होता है कि बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ठीक है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि एक चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक आप ले जाएं, तो वो हाइपरबोल बन जाता है। जैसे कि हम उर्दू में कहते हैं कि मैंने तुम्हें लाख दफ़ा समझाया है, आई हैव टोल्ड यू
अ मिलियंस ऑफ टाइम, अ मिलियंस ऑफ टाइम, ये जो है ये हाइपरबोला है, ठीक है। और एलिटरेशन, एलिटरेशन क्या होता है? एलिटरेशन होता है जिसमें रिपीटिंग ऑफ वर्ड्स हो, ठीक है, रिपीटिंग ऑफ वर्ड्स हो। अच्छा, और फिर ऑप्शन ए है बच्चों आपके पास, दिस बैग वेट्स अ टन। अब बैग्स का वेट टन यानी 1000 kg है। तो अब यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ये हाइपरबोल है, ये हाइपरबोल की एग्जांपल है कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है। बी है द कार हैक्ड एंड स्प्लैटर्ड, ठीक है। अब हैक्ड, हैक का मतलब होता है खांसी। हैक्ड का मतलब यहाँ पर आपने ये समझा है कि ये खांसी है। अब द कार हैक्ड एंड स्प्लैटर्ड, तो ये जो है ये कफिंग जो है ये इंसानी खूबी है जो एक बेजान को दी जा रही है। तो ऑप्शन बी में आपके पास पर्सोनिफिकेशन है। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसन, अब लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसन, ये आपके पास यहाँ पर मेटाफर है। अब ऑप्शन डी को ज़रा ध्यान से देखिएगा, द वाइल्ड विंड विप्ड डेली। अब वाइल्ड का डब्ल्यू, विंड का डब्ल्यू, विप्ड का डब्ल्यू, अब ये रेपिटेशन ऑफ वर्ड हो रही है, ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। तो जब रेपिटेशन ऑफ वर्ड हो तो उसे एलिटरेशन कहते हैं। तो नाइन्थ का डी ऑप्शन बच्चों आपका दुरुस्त होगा। और टेंथ है बच्चों, फिश इज़ टू स्कूल एज वुल्फ इज़ टू, ठीक है। फिश का जो आप कह लें कि झुंड है उसे स्कूल कहते हैं, तो वुल्फ के जो झुंड होता है उसे पैक कहते हैं, उसे पैक। और जो होता है जी फ्लॉक, फ्लॉक जो है ये बर्ड्स के झुंड को कहते हैं। और हर्ड, हर्ड जो है ये मवेशी जो है, जैसे काऊ है, काऊ के झुंड को, रेवड़ को जो है वो हर्ड कहते हैं। 11th है बच्चों, बॉयज़ एंड गर्ल्स वर प्लेइंग इन दी पार्क, लड़के और लड़कियां पार्क में खेल रहे थे। तो अब हमने टेंस का स्ट्रक्चर बताना है कि ये वो कंपाउंड है, सिंपल है, कम्प्लेक्स है या कंपाउंड कम्प्लेक्स है। तो सेंटेंस का जो क्लोज है उसके बारे में ना बच्चों आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पास जो क्लोज होते हैं वो कितनी किस्म के होते हैं। तो बच्चों दो क्लोज होते हैं, यानी दो जुमले हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट यानी मेन क्लोज होता है, और एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज, जिसे सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है। ये दो हो गए क्लॉज। अब जो सबसे पहले ये समझिए कि सिंपल सेंटेंस जो है, अब सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं बच्चों जिनमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी एक ही मेन क्लॉज होता है, ठीक है। जिनमें एक ही मेन क्लॉज होता है वो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, यानी जिनमें सिंपल सा एक जुमला होता है। और जो है कंपाउंड सेंटेंसेस, तो कंपाउंड सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा जो हैं वो इंडिपेंडेंट क्लॉज हों, यानी दो या दो से ज़्यादा मेन क्लॉज हों, ठीक है। जिनमें दो या दो से ज़्यादा मेन क्लॉज होते हैं। और अब इसकी पहचान क्या है कि इसमें कंजंक्शन इस्तेमाल होता है, ठीक है। कंजंक्शन बच्चों आपको मालूम है कि और, नोट, बट, येट वगैरह, ये सारे जो हैं ये कंपाउंड और कंजंक्शंस होते हैं। तो कंजंक्शंस हों और दो से ज़्यादा या दो जो है मेन क्लॉज हों, मेन जुमले हों, तो वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। और फिर होता है जी हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या होता है बच्चों, एक इंडिपेंडेंट यानी कि मेन क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज यानी सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ठीक है। ये कम्प्लेक्स की पहचान है। और इसमें जो है
जो हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं, वाइल जो है, बिकॉज, सिंस, लाइक, तो ये सारे जो होते हैं ये इसमें इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और कम्प्लेक्स में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों मौजूद होते हैं। और कम्प्लेक्स कंपाउंड में हमारे पास जो है वो दो इंडिपेंडेंट और एक जो है जो है वो डिपेंडेंट क्लोज होता है, ठीक है। और इसकी अगर पहचान, तो इसकी बस यही पहचान होती है कि इसमें इंडिपेंडेंट और दो इंडिपेंडेंट होते हैं और एक जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज मौजूद होता है। अच्छा, अपने अब जुमले की तरफ आते हैं। द बॉयज़ एंड गर्ल्स वर प्लेइंग इन द पार्क। ये तो एक सिंपल सा एक मेन क्लॉज इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, मेन जुमला है, तो इसका जवाब जो है ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, सिंपल। ही सीम्स वरिड, वो परेशान लगता है। तो सीम्स जो है ये एक पार्ट ऑफ स्पीच सीम। अच्छा, अब ना वर्ब, वर्ब होता है एक्शन, सीम्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीम्स है वो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। और नाउन आप लोगों को मालूम है कि नाम होता है किसी भी शख्स, चीज़ या जगह का। और एडवर्ब मैंने पहले ही आपको बता दिया है, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव जो होता है ये नाउन और प्रोनाउंस को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, उनकी जो आप कह लें कि जो हालत है उसको बयान करता है। अब ही सीम्ड वरिड, अब यहाँ पर जो वरिड है ये एडजेक्टिव है और सीम्स जो है ये वर्ब है, ठीक है। अच्छा, 13 है बच्चों, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स बताना है। तो अच्छा, जब भी ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव की बात होगी तो बच्चों आपने याद रखना है कि सबसे पहले जो है ऑप्शंस आता है, उसके बाद फिर आपने साइज़, फिर आपने उसका जो रंग है, कलर है, उसके बाद फिर ये आखिर में बताना होता है कि वो नाउन है, ठीक है। यानी सबसे पहले ऑप्शन जो तरतीब है, सबसे पहले ऑप्शंस हो, जैसे कि ब्यूटीफुल, यहाँ पे ऑप्शन ए को देखिए, इट इज़ अ ब्यूटीफुल स्मॉल रेड पेन। अब ब्यूटीफुल ऑप्शन से आ गया, साइज़, उसका साइज़ बता रहा है कि स्मॉल है, उसके बाद उसका रंग बता रहा है रेड, फिर आखिर में बता रहा है कि वो पेन यानी नाउन है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही आपका दुरुस्त है, इट इज़ अ ब्यूटीफुल स्मॉल रेड पेन, ठीक है। ऑर्डर को आपने फॉलो करना है, ऑप्शंस जैसे ब्यूटीफुल, उसके बाद साइज जैसे कि स्मॉल, फिर आपने बताना होता है रंग रेड है, और फिर जो है पेन ये नाउन है, तो नाउन आखिर में आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका दुरुस्त है। 14 है बच्चों, ही इज सो स्टिनी, ही विल नॉट इवन टिप द वेटर। नेगेटिव कोनोटेशन ऑफ अंडरलाइन वर्ड। अब जो अंडरलाइन वर्ड है स्टिनी, इसका नेगेटिव कोनोटेशन यानी नेगेटिव मफहूम आपने बताना है, या सिंपल आप इसका मतलब यहाँ पर क्या बन रहा है तो वो हमने इसको बताना है। अच्छा, ही इज़ सो स्टिनी यानी वो बहुत कंजूस है। तो अब वो बहुत कंजूस है तो इसका क्या मतलब आएगा कि वो बहुत चीप है, ठीक है, वो बहुत चीप है। चीप इसका यहाँ पर बच्चों दुरुस्त ऑप्शन आएगा। ब्रेव ये बहादुर होता है, जनरस ये होता है सखी। अच्छा, स्टिनी का जो ओपोजिट है वो जनरस यहाँ पर होगा, क्योंकि कंजूस और जनरस यानी सखी। और लिबरल, लिबरल होता है बच्चों वो जो आज़ाद ख्याल होते हैं, तो यहाँ पर तो खैर इसका तो ताल्लुक नहीं है, तो स्टिनी मतलब चीप है वो यानी कंजूस है। 3 है बच्चों, सम रिक्वेस्टेड द डैश टू एक्सेप्ट ब्लड मनी, कि कुछ लोगों ने दरख्वास्त की कि जो ब्लड मनी है, ब्लड मनी यानी कि अब क्या, जैसे कि किसी का कोई खून के बदले जो पैसे दिए जा रहे हैं, कत्ल के बदले, ठीक है, डेथ
भी इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आपने करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं। तो ऑप्शन ए है बच्चों एक्यूज़र्स, ठीक है, ये इसके दुरुस्त स्पेलिंग है ACCUSERS एक्यूज़र्स। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि एमसीक्यूज़ आपको समझ आ गए होंगे और फिर जो है मॉडल पेपर के एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह इसके बाद उनकी वीडियो बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।